नमस्कार साथियों, टारगेट सीकर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेट नंबर 2 करने वाले हैं कृषि का और इसमें क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक करेंगे। ठीक है, तो ये जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपी आरओ और ऑल वनडे एग्जाम्स, मंडी पासर, लेखपाल, अन्य भी जितने परीक्षाएं हैं उन सभी में आने वाले प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, सारगर्भित प्रश्न हैं। ठीक है, तो इन एमसीक्यूज को हम करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम कृषि के संसाधन, सिंचाई, तकनीकी व आधारभूत संरचना को करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। 51 में कहा गया है, भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। ये आपसे पूछा गया है कि भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं कुआं व नलकूप, नहरें, तालाब और वर्षा जल। इनमें से क्या सही है? तो ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसके अंतर्गत कुएं एवं नलकूप जो है भारत में सबसे बड़ा सिंचाई का स्रोत है। ठीक है, लगभग 60% सिंचाई भूजल आधारित है। भूजल मतलब धरती से जल को खींचकर, भूमि के गर्भ से जल को खींचकर ट्यूबवेल के माध्यम से या अन्य किसी संसाधन के माध्यम से तब सिंचाई करना। ठीक है, खासकर ये उत्तर भारत में पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी राजस्थान में, और पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये सिंचाई की जाती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, 52 है हमारा। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, बिहार या राजस्थान में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र वाला राज्य है। ठीक है, 53 क्वेश्चन पर चलते हैं। ड्रिप इरिगेशन किस फसल में सर्वाधिक उपयोगी है? धान में, कपास, गन्ना, बागवानी में, गेहूं में या ज्वार बाजरा में? तो इसका जो सही उत्तर है वो कपास, गन्ना व बागवानी में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सही है, कपास, गन्ना व बागवानी। ड्रिप से सिंचाई सीधे जड़ों तक पहुंचती है, ये इसका फायदा होता है और उच्च मूल्य वाली फसलों में ये अत्यंत लाभकारी होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति के बारे में, हरित क्रांति के बाद में किस प्रकार की सिंचाई पर निर्भरता बढ़ी? यानी भारत में जब हरित क्रांति आई तो उसके बाद में कौन सी सिंचाई पर किसानों के द्वारा अत्यधिक जोर दिया गया? केवल वर्षा आधारित सिंचाई या भूजल आधारित सिंचाई या नहरों पर आधारित सिंचाई अथवा समुद्र जल आधारित सिंचाई? इनमें से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भूजल आधारित सिंचाई। भूजल आधारित सिंचाई। ठीक है, ट्यूबवेल व नलकूप सिंचाई का विस्तार हरित क्रांति के बाद में हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 55 पे। भारत में सिंचाई आयोग, इरिगेशन कमीशन कब गठित किया गया? 1960 में, 1972 में, 1980 में या 1990 में? तो इसका जो सही उत्तर है 1972 में सिंचाई बोर्ड का या सिंचाई आयोग का गठन किया गया ताकि जल संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग हो सके। ठीक है, 56वां क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम वर्षा यानी क्लाउड सीडिंग का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? क्लाउड सीडिंग मतलब कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं, आसमान में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ या पाउडर छिड़के जाते हैं हवाई जहाज के माध्यम से, जिनसे जो जलवाष्प है वो संघनित हो जाती है एक स्थान पर, और जिस स्थान पर वह संघनित हो जाती है उस स्थान पर वर्षा हो जाती है। ठीक है, जल की बूंदें एक जगह पे इकट्ठा होना संघनन कहलाता है, संघनन की क्रिया। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक चूर्ण होता है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड की चूर्ण का जब बिखराव आसमान में किया जाता है तो उससे कृत्रिम वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, इसके ऑप्शन दिए गए हैं, वनों को हरा करना, वर्षा बढ़ाने हेतु, मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने हेतु या केवल बाढ़ रोकने हेतु? तो इसका सही उत्तर है वर्षा बढ़ाने हेतु। मतलब किसी क्षेत्र में अगर वर्षा नहीं हो रही है या अत्यंत कम वर्षा है, सूखे की स्थिति है, तो उस स्थान पर अथवा कहीं प्रदूषण अधिक है, धुएं की मात्रा अधिक है किसी शहर के ऊपर, तो
वायु प्रदूषण को भी रोकने के लिए कृत्रिम वर्षा की जाती है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कृत्रिम वर्षा जो है सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मदद देने के लिए की जाती है। ठीक है, 57वां क्वेश्चन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिजली उत्पादन, ऑप्शन बी भूजल स्तर रिचार्ज करना, ऑप्शन सी है नदी को रोकना और ऑप्शन डी है धान उत्पादन करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भूजल स्तर को रिचार्ज करना, यानी भूजल के स्तर को बढ़ाना, भूमिगत जल जो है उसको अधिक करना, बढ़ा देना। ठीक है, वर्षा जल वर्षा जल के संचय से भूजल स्तर बढ़ता है और जल संकट कम होता है। मतलब हम ट्यूबवेल के माध्यम से, कुएं के माध्यम से या नलकूप के माध्यम से भूमि में से जो जल निकालते हैं, जल खींचते हैं, वो कहाँ से आता है? पहले धीरे धीरे करके रिस रिस कर ज़मीन में वो इकट्ठा होता है पानी, और जब इकट्ठा हो जाता है तो उसे हम स्रोतों के माध्यम से खींच लेते हैं बाहर, तो उसे फिर दोबारा से स्रोतों को भरने के लिए ये सुविधा अपनाई जाती है। ठीक है, 58वां देखिए, भारत में नहर सिंचाई का सबसे अधिक क्षेत्र किस राज्य में है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजस्थान। इसकी व्याख्या है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राजस्थान में नहर सिंचाई क्षेत्र बढ़ा है। भारत में राजस्थान में सिंचाई के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना शुरू की गई थी, जिसके माध्यम से एक कृत्रिम नहर बनाई गई और उसके माध्यम से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का कुछ क्षेत्र, मतलब पंजाब हरियाणा के कुछ क्षेत्र और राजस्थान मुख्य रूप से इसमें सिंचाई के लिए प्रयुक्त किए गए। ठीक है, 59वां देखिए, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम किससे संबंधित है? वनों का विकास करने से, सिंचाई क्षेत्र का प्रबंधन करने से, या कृषि प्रबंधन व कृषि उत्पादन बढ़ाने से, सिंचाई क्षेत्र का प्रबंधन व कृषि उत्पादन बढ़ाने से, या ऑप्शन सी है केवल भूमि सुधार से या औद्योगिक नीति से। इसका संबंध क्या किससे है? कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंचाई क्षेत्र का प्रबंधन व कृषि उत्पादन बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। CADP का उद्देश्य सिंचाई प्रबंधन और उत्पादकता में सुधार करना है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, भारत में कृषि के लिए कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत प्रयुक्त होता है? 30%, 45%, 55% या 60%? तो इसका सही उत्तर है 45%। लगभग 140 मिलियन हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। कुल का लगभग 45%, यानी कुल भूभाग जितना है भारत में और उसमें कृषि योग्य जितनी भूमि है उसका लगभग 45%। ठीक है, 61वां नंबर है हमारा, सूक्ष्म सिंचाई यानी माइक्रो इरिगेशन किस तकनीकी का हिस्सा है? ड्रिप और स्प्रिंकलर, केवल ट्यूबवेल, केवल नहर या केवल तालाब? तो इसका सही उत्तर है ड्रिप और स्प्रिंकलर का, सूक्ष्म सिंचाई। नाम से ही समझ सकते हैं सूक्ष्म सिंचाई। ठीक है, तो माइक्रो इरिगेशन में ड्रिप व स्प्रिंकलर आते हैं। इसमें क्या है, छोटे छोटे फुहारों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। आगे देखिए, 62 क्वेश्चन है हमारा, PMKSY का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सहायता योजना या प्रधानमंत्री कृषि सब्सिडी योजना अथवा प्रधानमंत्री कुटीर सहायता योजना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसका सही उत्तर है। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY। 2015 में शुरू की गई थी ये और इसका नारा था हर खेत को पानी। अब 63 क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कहा गया है, किसे भारतीय कृषि का जीवन रेखा कहा जाता है? उर्वरक, मानसून, मशीनरी या बीज? तो इसका तो सीधे सीधे कोई भी केवल प्रश्न देखकर ही उत्तर दे सकता है, क्योंकि अगर मानसून नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, क्योंकि भूमिगत जल भी इतना नीचा चला जाएगा जिसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, और उसमें लागत भी अधिक हो जाएगी। तो
पैदावार में भी उससे कमी आएगी, अनेक रोग उत्पन्न हो जाएंगे फसल में। ठीक है, तो मानसून जो है अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान है कृषि में, भारतीय कृषि में। ठीक है, तो भारतीय कृषि की जीवन रेखा है मानसून। भारत की लगभग 50% खेती मानसून वर्षा पर निर्भर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? गन्ना उत्पादन से, डेयरी विकास से, धान उत्पादन या बाढ़ नियंत्रण से? तो ऑपरेशन फ्लड, फ्लड मतलब बाढ़। अब गन्ना की तो बाढ़ आएगी नहीं, धान की बाढ़ नहीं आएगी, और बाढ़ से सीधा इसका संबंध नहीं है, इसका संबंध है डेयरी विकास से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से, मतलब दूध की उत्पादन से। ठीक है, 1970 के दशक में शुरू हुआ ऑपरेशन फ्लड अमूल मॉडल पर आधारित था। गुजरात के आणंद नामक एक स्थान पर ये अमूल की फैक्ट्री लगाई गई, अमूल दूध की, जिसका जो वर्ष था लगभग 1970 के करीब था, 1970 का दशक था। तो उसमें ये ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। जैसे हरित क्रांति शुरू की गई फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए, इसी प्रकार से दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए, दूध की उपलब्धता के लिए 1970 के दशक में ऑपरेशन फ्लड चालू किया गया अमूल कंपनी के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए 65वां क्वेश्चन है, बागवानी और मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM का उद्देश्य क्या है? केवल अनाज उत्पादन, फल सब्जी फूल आदि का उत्पादन बढ़ाना, या केवल पशुपालन या खाद्य सुरक्षा? इनमें से क्या सही है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय बागवानी का सीधा संबंध डायरेक्ट देखें तो फल सब्जी फूल आदि का उत्पादन बढ़ाना। ठीक है, अब इसका जो है सही उत्तर है फल सब्जी और फूल का उत्पादन बढ़ाना। इसकी जो है व्याख्या देख लेते हैं। बागवानी को प्रोत्साहन NHM का लक्ष्य है। ये क्या है? जैसे क्रांतियां शुरू की गई ना, गोल्डन क्रांति, फाइबर क्रांति, रजत क्रांति, इसी प्रकार से एक क्रांति के अंतर्गत इसे भी शुरू किया गया। 66वां क्वेश्चन है हमारा, 66वां क्वेश्चन है, कृषि यंत्रीकरण का अर्थ क्या है? खेती बंद करना, मशीनों का प्रयोग कर श्रम कुशलता व उत्पादकता बढ़ाना, केवल बैल और हल का उपयोग करना, केवल सिंचाई बढ़ाना? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, मशीनों का प्रयोग कर श्रम कुशलता व उत्पादन को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। भारत में ट्रैक्टर घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में है? यानी भारत का कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक ट्रैक्टरों की संख्या है? जो खेत जोतने के काम आने वाली मशीन है ट्रैक्टर, जो ट्रॉली भी खींचता है, तो उनकी संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो आप जान सकते हैं कि भारत में कृषि की जो टेक्नोलॉजी है वो सर्वाधिक कहाँ पर है? पंजाब में है। ठीक है, तो पंजाब में ही ट्रैक्टरों का घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा में। तीसरा नंबर फिर यूपी हो जाता है, पश्चिम यूपी। आगे देखिए 68वां जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2010 में, 2012 में, 2015 या 2019 में? तो ये इसका सही उत्तर है 2015 में। यह योजना मिट्टी की गुणवत्ता जांच कर सुधार करने हेतु शुरू की गई थी। मतलब अधिकांश किसान क्या है कि एक दूसरे को देख देख कर अपने खेतों में उर्वरकों की अंधाधुंध फेंकाई करते थे। ठीक है, छिड़काव करते थे, तो उन्हें ये नहीं पता कि मिट्टी को किस चीज़ की ज़रूरत है, मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है या किस तत्व की अधिकता है। मान के चलो मिट्टी में आयरन की कमी है या नाइट्रोजन की कमी है, और वे धुआंधार दूसरे अन्य पदार्थ फास्फोरस पोटास आदि देने में लगे हुए हैं। ठीक है, और जैसे नाइट्रोजन की अधिकता है और धुआंधार यूरिया की फिकाई कर रहे हैं कट्टे पे कट्टे। ठीक है, तो उससे क्या है कि फसल और ज़्यादा नुकसानदायक सिद्ध हो जाती है, मतलब फसल के लिए वो और ज़्यादा घातक सिद्ध होता है। तो ये बहुत खतरनाक होता था। इसी को देखते हुए सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड योजना शुरू की गई
और जगह जगह पर मिट्टी जांच केंद्र स्थापित किए गए, जिससे किसान अपने खेतों की मिट्टी इकट्ठी करके उसकी जांच कराएं और उसमें जो पोषक तत्वों की कमी है या अधिकता है, जो हम फसल करना चाहते हैं उसके हिसाब से उस फसल को मुख्य पोषक तत्वों की, सूक्ष्म पोषक तत्वों की, किन तत्वों की आवश्यकता होती है, क्या वे तत्व हमारी मिट्टी में हैं अथवा नहीं, तो ये सब की जांच करना उसमें ज़रूरी था। आगे देखिए 69वां क्वेश्चन है, कृषि आधारित उद्योगों का उदाहरण कौन सा है। कृषि आधारित उद्योगों का उदाहरण देखिए, वस्त्र उद्योग जो कपास से संबंधित है, आईटी उद्योग, पेट्रोलियम या रक्षा उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग है वस्त्र उद्योग। सीधे सीधे आप देख सकते हैं आईटी से इसका कोई संबंध नहीं है, पेट्रोलियम से इसका कोई संबंध नहीं है और रक्षा से भी इसका कोई संबंध नहीं है कृषि से डायरेक्टली। ठीक है, तो कपास सीधे क्या है, खेतों से प्राप्त किया जाता है कपास के रेशे, और उन्हें खेतों से प्राप्त करने के बाद में कटाई बुनाई करके तब वस्त्र उत्पादन किया जाता है। आगे देखिए इसकी व्याख्या क्या है, कृषि आधारित उद्योग सीधे कृषि उत्पादों पर निर्भर होते हैं। 70वां क्वेश्चन है, मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन रोकने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति क्या है। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव, चाहे वो जल के माध्यम से हो, अधिक वर्षा हो जाए तो मिट्टी का कटाव होना, अधिक तेज वायु चल जाए उसके माध्यम से मिट्टी का कटाव होना, वनों का अधिक कटाव हो जाए यानी वनों की अधिक कटाई हो जाए उसके माध्यम से, तो अधिक पशुओं के चरने के कारण यानी घास के मैदानों को अधिक पशु चर जाते हैं तो उससे भी मिट्टी का कटाव होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके लिए क्या क्या ऑप्शन सही है उस पर आपको देखना है। कंटूर खेती, उर्वरक अधिक डालना या बंजर भूमि बढ़ाना या भूमि छोड़ देना। तो इसका सही उत्तर है कंटूर खेती। ढलानों पर कंटूर प्लांट से मिट्टी कटाव रुकता है। कंटूर खेती की जाती है, सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, इस प्रकार की खेतियाँ की जाती हैं ताकि मिट्टी का कटाव रोका जा सके। अगर आप देखें तो चंबल का क्षेत्र है, चंबल की खादर वाला क्षेत्र है, वहाँ पर मिट्टी का कटाव अत्यधिक आपको देखने को मिल सकता है, जिसे गुली इरोजन भी कहा जाता है। ठीक है, या अवनलिका अपरदन भी उसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 71वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 71वां, भारत में सबसे अधिक। आगे हम क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, भारत में सर्वाधिक उर्वरक उपभोग करने वाला राज्य कौन सा है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है पंजाब। उच्च उपज और गहन खेती के कारण पंजाब में उर्वरक खपत सबसे अधिक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM कब शुरू किया गया था। 2003 में, 2007 में, 2012 या 2016 में। तो इसका सही उत्तर है 2007 में। NFSM का लक्ष्य चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन बढ़ाना था। आगे देखिए ICRI SAT इक्रिसैट कहाँ स्थित है। नई दिल्ली में, हैदराबाद में, पुणे में या अहमदाबाद में। तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद में। इक्रिसैट मतलब इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एड ट्रॉपिक्स, हैदराबाद में स्थित है। और ग्राम उद्योग का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 74, केवल शहर आधारित उद्योग, केवल गांव आधारित छोटे उद्योग, IT पार्क या केवल शहरी उद्योग, सरकारी उद्योग। तो इसका सही उत्तर है गांव आधारित छोटे उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, भारत में पानी की उत्पादकता, वाटर प्रोडक्टिविटी सबसे कम किस फसल में है। गन्ना, धान, गेहूं या दालें। तो इसका सही उत्तर है धान। पानी उत्पादकता धान में सबसे कम है। धान की जो फसल होती है उसमें जल गहनता अधिक होती है और पानी की उत्पादकता बहुत कम होती है। ठीक है, 76वां क्वेश्चन देखते हैं, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नई दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में या हैदराबाद में। तो इसका सही उत्तर है मुंबई में। 77वां क्वेश्चन देखिए,
कृषि आधारित ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? बायोगैस, पेट्रोलियम, डीजल या कोयला? तो इसका सही उत्तर है बायोगैस। कृषि अपशिष्ट से बायोगैस और एथेनॉल का उत्पादन होता है। जैसे गन्ने की खोई से जो है मेथेनॉल बनाया जाता है, ठीक है, बायोगैस और एथेनॉल बनाया जाता है, ठीक है, तो वो पेट्रोलियम में प्रयोग किया जाता है साथ में मिलाकर एथेनॉल, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम कब शुरू किया गया था? 2005 में, 2010 में, 2016 या 2018 में? तो इसका सही उत्तर है 2016 में। केंद्र सरकार के द्वारा ई-नाम का प्रयोग शुरू किया गया, ठीक है। इसका उद्देश्य एकीकृत ऑनलाइन मंडी नेटवर्क बनाना है, किसानों को सीधे ऑनलाइन मंडी उपलब्ध कराना है, ठीक है। 79 भूमि क्षरण का प्रमुख कारण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 79। अधिक सिंचाई व लवणता, केवल वर्षा, केवल प्रदूषण, केवल मशीनरी? कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही उत्तर है अधिक सिंचाई व लवणता। क्वेश्चन नंबर 80 है, कृषि जनगणना भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? हर 5 वर्ष पर, हर 10 वर्ष पर, हर 15 वर्ष पर या हर 20 वर्ष पर? तो इसकी सही उत्तर है कृषि जनगणना हर एक 5 वर्ष पर की जाती है। FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, रोम, जिनेवा या न्यूयॉर्क में? तो इसका सही उत्तर है रोम में। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन UN की एक एजेंसी है जिसका मुख्यालय रोम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, भारत में सबसे अधिक डेयरी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर पशुओं की संख्या भी अधिक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? मत्स्य पालन, कपास उत्पादन, गन्ना उत्पादन या बागवानी से? तो इसका सही उत्तर है मत्स्य पालन, यानी नीली क्रांति मछली पालन या समुद्री उत्पाद के प्राप्त करने से है, ठीक है। 84 नंबर देखिए, नेशनल वाटर पॉलिसी का नवीनतम संस्करण कब जारी हुआ था? 2002 में, 2012 में, 2015 में या 2020 में? तो इसका सही उत्तर है 2012 में। भारत की राष्ट्रीय जल नीति 2012 में अंतिम बार अपडेट हुई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है, ICAR की स्थापना कब हुई थी? 1929 में, 1939 में, 1950 में या 1965 में? तो इसका सही उत्तर है 1929 में। भारत में दुग्ध क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 86। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन मिल्क या व्हाइट मिशन किस नाम से जाना जाता है? तो दुग्ध क्रांति को सफ़ेद क्रांति के नाम से या ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 87वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, बेंगलुरु, आनंद गुजरात या पुणे में? तो अभी मैंने बताया था आनंद गुजरात में इसका मुख्यालय है अमूल का, ठीक है। तो वहीं पर दूध से संबंधित वो कंपनी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1980 में, 1999 में या 2005 में या 2012 में? तो इसका सही उत्तर है 1999 में। 1989 में भारत में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा का नियंत्रण कौन करता है? ICAR, इसरो, IARI या नीति आयोग? तो इसका सही उत्तर है भारत में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा का नियंत्रण ICAR करता है। इसका क्वेश्चन नंबर 90 है, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है, नई दिल्ली में है, लखनऊ में है या भोपाल में है? कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, फसल विविधीकरण की रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिट्टी की उर्वरता और किसानों की आय बढ़ाना, फसल उत्पादन घटाना या केवल एक फसल पर निर्भरता, भूमि का दुरुपयोग? तो इसका सही उत्तर है मिट्टी की उर्वरता और किसानों की आय बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, भारत का सबसे बड़ा कृषि निर्यात उत्पादक कौन सा है 2024 तक? चावल, मसाले, कपास या गन्ना? तो इसका सही उत्तर है चावल। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, PM आशा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि शिक्षा, MSP के
प्रभावी क्रियान्वयन हेतु, या उर्वरक सब्सिडी, या जल प्रबंधन। तो इसका सही उत्तर है एमएसपी के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के अंतर्गत किस प्लेटफॉर्म का निर्माण हुआ? क्वेश्चन नंबर 94। इनाम, ऑप्शन बी केसीसी, ऑप्शन सी एफसीआई, या ऑप्शन डी नाबार्ड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इनाम। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, भारत में उर्वरक सब्सिडी किस रूप में दी जाती है? किसान को सीधे नगद, या कंपनियों को यानी प्रोड्यूसर स्तर पर, या केवल निर्यातकों को, या मजदूरों को? तो इसका सही उत्तर है कंपनियों को यानी प्रोड्यूसर स्तर पर। सरकार द्वारा सीधे जो उर्वरक कंपनी के मालिक हैं या उर्वरक कंपनियों के कंपनियां हैं, उनको सीधे स्तर पर वो जो सब्सिडी का पैसा है वो दे दिया जाता है, ताकि उनको किसानों को सब्सिडी युक्त ही कीमत पर उनको उर्वरक मिले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA कब लागू हुआ? 2005 में, 2010 में, 2013 में, या 2016 में? तो इसका सही उत्तर है 2013 में। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, भारत का सबसे बड़ा खाद्य अनाज उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, या बिहार? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। 98 नंबर देखिए, कृषि जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेट जोन भारत में कितने हैं? 10, 15, 20, या 25? तो इसका सही उत्तर है 15। भारत में 15 कृषि क्लाइमेट जोन हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा, जिसे अब मनरेगा नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से, तो कृषि क्षेत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? यह आपको बताना है। मजदूर उपलब्ध कराता है, ग्रामीण मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार देता है, भूमि बढ़ाता है, या उर्वरक उत्पादन करता है? तो ये इसका सही उत्तर है ग्रामीण मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करता है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। भारत की कृषि एवं सर्वाधिक जल का उपयोग किस फसल में होता है? गन्ना, गेहूं, धान, या कपास? तो इसका सही उत्तर है धान। धान जल गहन फसल है और सिंचाई का जल बड़ा हिस्सा इसे जाता है। ठीक है, यानी धान क्या है? एक जल प्रमुख या जल प्रधान फसल है। इसके लिए जल की अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी धान। तो आज के हमारे क्वेश्चन यहीं तक। यहाँ से आगे कल किसी दूसरी कक्षा के साथ में हाजिर होंगे अगले सेट 50 क्वेश्चनों के साथ में। अगले सेट में हम हाजिर होंगे आपके समक्ष, और ये प्रश्न अल्टीमेट हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिए कि आपने इन क्वेश्चंस को लगा लिया और याद कर लिया तो मान के चलिए कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या यूपीएससी, यूपीपीसीएस, या समीक्षा अधिकारी, वीडियो, बीईओ, या पटवारी, लेखपाल, अथवा अन्य कोई एग्जाम हो, ठीक है, उन सब के लिए ये बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं। चाहे वो कृषि से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इस प्रकार के हम सेटों के माध्यम से आपको इतना मटेरियल प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। आप देखते ही क्वेश्चन टिक कर दें। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए दिल से धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।